नमस्कार, कड़वी कॉफ़ी की इस कड़ी में आपका स्वागत है। प्रोफ़ेसर अनीता रामपाल और प्रोफ़ेसर सुहास पलशीकर, हम तीनों मिलकर एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं, जिससे भारत में एक ख़ास तरह के समाज में ख़ासी बेचैनी है और उद्वेलन है। और वह विषय है जो किताबें, स्कूल की किताबें पढ़ाई जाती हैं और पढ़ी जाती हैं, पूरे भारत में, और वे प्रकाशित की गई हैं एनसीईआरटी के द्वारा, यानी राष्ट्रीय शैक्षिक और अनुसंधान परिषद के द्वारा। ये किताबें छापी जाती हैं और प्रायः ये सीबीएसई के स्कूलों में चलती हैं, लेकिन अनेक राज्य सरकारें इन किताबों को ज्यों का त्यों इस्तेमाल करती हैं, खुद छापती भी हैं और इस्तेमाल भी करती हैं। इसका मतलब है कि लाखों लाख बच्चे बच्चियां इन किताबों का इस्तेमाल करते हैं। इन किताबों के ज़रिए वे अलग अलग विषयों की जानकारी हासिल करते हैं और उनमें अपने ज्ञान को गहरा करने की कोशिश करते हैं। भारत में पाठ्य पुस्तकों का महत्व क्यों है, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन इसलिए भी है कि पाठ्य पुस्तक एकमात्र ऐसी किताब होती है या जानकारी का ज़रिया होती है, जो भारत के करोड़ों बच्चों के पास हो, क्योंकि उन करोड़ों बच्चों की पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वे उस पाठ्य पुस्तक के अलावा दूसरी किताब अपने बच्चों को दे सकें, जिसकी सुविधा हम जैसे वित्तीय अवस्था के लोगों की है। यानी हम इतिहास की दूसरी किताब भी दे सकते हैं, समाजशास्त्र की दूसरी किताब भी दे सकते हैं, गणित की दूसरी किताब भी दे सकते हैं। लेकिन करोड़ों बच्चों के परिवार ऐसा नहीं कर सकते, और इसी वजह से पाठ्य पुस्तक का इतना महत्व हो जाता है भारत जैसे देश में या दूसरे देशों में। इस पर हम लोग और चर्चा करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपनी कॉफ़ी बना ली होगी, वह कड़वी हो या दूध के साथ और चीनी के साथ हो, कॉफ़ी हो या ना हो, लेकिन ये पूरी बातचीत हम इत्मीनान के साथ करना चाहते हैं। हम किसी हड़बड़ी में नहीं हैं, और इसलिए भी कि मकसद है सोचने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। सिर्फ नारे की भाषा में बात नहीं करना, या सिर्फ यह नहीं बता देना कि मेरा यह ख्याल है और आपका यह ख्याल है। अगर कोई ख्याल है तो वह क्यों है, इस पर हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर अनीता रामपाल हैं और प्रोफेसर सुभाष पलशीकर हैं। इन दोनों को शिक्षा के क्षेत्र में जिसने भी थोड़ा बहुत काम किया है वह निश्चित रूप से जानता है। प्रोफेसर अनीता रामपाल, मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय, उसकी फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में डीन थी, प्रोफेसर रही। अभी थोड़े दिन पहले उन लोगों ने अ, ने अपनी अपना सेवा काल पूरा किया है, और अब वे बहुत सारे दूसरे काम कर रही हैं पढ़ाने के अलावा। वे इंटरनेशनल कमीशन ऑन मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन की कार्य परिषद के सदस्य रही हैं। वे नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में जो नेशनल लिटरेसी रिसोर्स सेंटर है, उसकी डायरेक्टर रही हैं, नेहरू फेलो रही हैं। उसके अलावा 2005 में जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय स्कूली पाठ्यचर्या बनी, उसमें वे प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्य पुस्तक की समिति की अध्यक्ष थी। वे अनेक राष्ट्रीय नीति संबंधी समितियों की सलाहकार रही हैं, उनके सदस्य रही हैं। अनेक राज्यों के शैक्षिक पहलकदमियों में शामिल रही हैं, उनको उन्होंने सुझाव दिया है, रास्ता दिखाया है। राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार का जो कानून है, उसकी परिकल्पना में, उसे लागू करवाने में और उसको और समृद्ध करने में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। ये पीपल साइंस मूवमेंट से जुड़ी रही हैं, नेशनल लिटरेसी कैंपेन्स, राष्ट्रीय साक्षरता के जो अभियान हैं उनसे जुड़ी रही हैं, और उनका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण के कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ है, और उससे जो नई समझ पैदा हुई, उसने हमारी शिक्षा में, स्कूली शिक्षा में आप ये कह सकते हैं नई सूझ पैदा की, सिर्फ विज्ञान के लिए नहीं, बल्कि दूसरे विषयों की पढ़ाई के लिए भी। उनकी खासी दिलचस्पी
नीति संबंधी विषयों में है, यानी राज्य की नीतियाँ कैसे बनती हैं, अ, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्याएँ पूरी दुनिया में कैसे बनती हैं, उनके सिद्धांत, उनका दर्शन, क्रिटिकल मैथमेटिकल एजुकेशन में उनकी रुचि है, शिक्षक प्रशिक्षण में उनकी विशेष रुचि है, और वे विज्ञान, टेक्नोलॉजी और समाज के बीच के रिश्ते का भी अध्ययन करती हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर अनीता रामपाल। अ, अनीता रामपाल के लेख आप अक्सर पढ़ते होंगे, वायर में और दूसरी तमाम जगह। प्रोफेसर सुहास पलशीकर पुणे में रहते हैं। अ, वे मुख्य संपादक हैं स्टडीज इन पॉलिटिकल साइंस, एक बहुत महत्वपूर्ण जर्नल है उसके, और 2006 तक वे पुणे विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोफेसर थे। वे एनसीईआरटी, जिसकी किताबों को लेकर ये सारी चर्चा हो रही है, उसके राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र विषय के मुख्य सलाहकार थे। भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं, महाराष्ट्र की राजनीति और जनतंत्र की जो राजनीतिक उसका जो समाजशास्त्रीय पक्ष है, उसमें उनकी खासी दिलचस्पी है। अभी वो लोकनीति नामक संस्था के सह निदेशक हैं। उनकी जो बहुत सारी किताबें हैं उनमें से कुछ हैं पॉलिटिकल कल्चर ऑफ न्यू इंडिया एंड कॉन्ट्रडिक्शंस, नीरजा गोपाल जयाल के साथ मिलकर उन्होंने इसका संपादक किया है। रीफॉर्मिंग इंडिया, द नेशन टुडे, इंडियन डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडिया, रिसर्जेंस ऑफ भारतीय जनता पार्टी, इसका संपादन उन्होंने संजय कुमार और संजय लोढ़ा के साथ मिलकर किया है। टुवर्ड्स हेजेमनी, बीजेपी बियॉन्ड इलेक्टोरल डोमिनेंस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में का संपादन उन्होंने किया है। वे एक श्रृंखला के भी संपादक हैं, सेज प्रकाशन के, जो स्टेट पॉलिटिक्स पर केंद्रित है और 90 के दशक से प्रकाशित हो रही है। बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर सुहास पलशीकर। हम शुरू करें अनीता से, और उसके पहले मैं सिर्फ अपने श्रोताओं और दर्शकों को यह बताना चाहूँगा कि दरअसल हम बात किस पर करने जा रहे हैं। आपको यह पता होगा, आपने खबर पढ़ी होगी, एक दिन अचानक जब हम उठे और हमारे हाथ में इंडियन एक्सप्रेस आया, तो उसका जो शीर्षक था वह बहुत ही असाधारण था। ऐसा शीर्षक आज तक किसी अखबार ने नहीं दिया। शीर्षक था, और वह हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे, गांधीज परस्यूट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी प्रोवोक्ड हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, आरएसएस वाज बैंड फॉर सम टाइम। यह लिखकर और उसे काटा गया था, यह शीर्षक था। और उसके पहले उन्होंने यह बतलाया था कि 12वीं, ठीक उसके ऊपर यह बतलाया गया था कि 12वीं क्लास की किताब में गांधी की हत्या से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हटा दिया गया। इस खबर को, यह मुखपृष्ठ की खबर थी, यह बहुत कम होता है कि कोई अखबार शिक्षा और पाठ्यपुस्तक से जुड़ी हुई खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाए। यह इंडियन एक्सप्रेस ने किया, इसलिए यह बहुत असाधारण था। लेकिन जो शिक्षा से थोड़ा भी जुड़े हुए हैं उनको बहुत आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस पिछले 3 वर्ष से पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की जो राष्ट्रीय शिक्षा संपादक हैं रितिका चोपड़ा, वे अध्ययन कर रही हैं, और इसके पहले भी पिछले वर्ष भी उन्होंने हमें बतलाया था कि एनसीईआरटी ने किताबों में किस प्रकार के परिवर्तन किए। तो जो मुख्य परिवर्तन है वे क्या है, जिन परिवर्तनों ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा और जिन पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई और अभी भी हो रही है, वह यह कि महात्मा गांधी की हत्या से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हटाया गया। जैसे महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की, लेकिन नाथूराम गोडसे एक पुणे का ब्राह्मण था और नाथूराम गोडसे का संबंध हिंदुत्ववादी संगठनों से था। इसके संबंध में जो जानकारी किताब में थी, उस जानकारी को हटा दिया गया। उसके पहले यह जानकारी भी हटा दी गई कि गांधी को जो हिंदुत्ववादी थे और जो उस वक्त मुसलमान अतिवादी थे, दोनों नापसंद करते थे, क्योंकि गांधी हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास करते थे और एक ऐसे भारतीय राष्ट्र की कल्पना करते थे
जो धर्मनिरपेक्ष होगा और जिसमें सभी समुदाय मिलकर रहेंगे और सबका समान अधिकार होगा। सिर्फ मिलकर रहेंगे या नहीं, बल्कि सबका समान अधिकार होगा। इस पूरे अंश को हटा दिया गया, इसके अलावा कुछ दूसरे अंशों को भी हटाया गया। यह इसने सबसे ज़्यादा लोगों को आप कह सकते हैं सदमे में डाला। लेकिन इसके बाद जिस पर अभी तक चर्चा हो रही है, वह है इतिहास की किताबों से मुगल साम्राज्य के ज़िक्र का एक बड़ा हिस्सा हटा दिया जाना। मुगल साम्राज्य ने जो जो उपलब्धियाँ मानी जाती हैं, उन उपलब्धियों के ज़िक्र को संपादित कर दिया गया। और भारत में जो अ, मुसलमान शासक थे, उनके ज़िक्र को भी संपादित कर देना, ये सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान खींच रहा है और ये बहुत स्वाभाविक है। इसके पहले भी हम देखते रहे हैं और आगे हम चर्चा करेंगे कि पाठ्य पुस्तकों पर जब भी बहस होती है तो वो सिर्फ इतिहास के संदर्भ में होती है और उसमें यह होती है कि हम किस चरित्र को हटा रहे हैं और किस चरित्र को ला रहे हैं, किस घटना को अधिक महत्व दे रहे हैं, किसको कम महत्व दे रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इसने सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा। लेकिन और भी संपादन था या और भी चीज़ें हटाई गई थी और अ, उनमें जो चीज़ हटा दी गई थी वह था 2002 में गुजरात में हुआ मुसलमानों के खिलाफ जनसंहार या मुसलमानों के खिलाफ जो हिंसा हुई थी, उसके ज़िक्र को हटा दिया गया। आश्चर्यजनक रूप से आपातकाल में जो राज्य की ज़्यादतियाँ थीं, उन ज़्यादतियों के ज़िक्र को भी हटाया गया। बहुत लोगों को इससे आश्चर्य हुआ। हम चर्चा करेंगे कि क्या हमें आश्चर्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन 1984 में जो हिंसा हुई, वह बनी रही, वह किताब में बनी रही। 2002 को हटाया गया लेकिन 1984 की हिंसा का ज़िक्र बना रहा। उसके अलावा थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को हटाया गया, सेंट्रल इस्लामिक स्टेट को हटाया गया और खासकर इस बात पर ध्यान गया रितिका चोपड़ा का भी। जब उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि उनका इस बात पर ध्यान गया कि जनतंत्र इसको लेकर काफी उलझन रही है, जिन्होंने भी संपादन किया इसका, और अलग अलग ढंग से जनतंत्र को संपादित किया गया है। जैसे की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी में 10वीं कक्षा में 2 अध्याय जो डेमोक्रेसी पे थे उनको हटा दिया गया है और द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी शब्द को गायब कर दिया गया है और उसको कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल चेंज कर दिया गया है। अब ये बहुत बारीक परिवर्तन मालूम पड़ सकते हैं, लेकिन ये परिवर्तन हुए हैं और इनको हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्या हैं। इससे हमें क्या पता चलता है। परिवर्तन का कारण यह बतलाया गया था पिछले साल कि पैंडेमिक यानी कोरोना महामारी के चलते पढ़ाई पर बहुत असर पड़ा है, पढ़ाई का वक्त बहुत कम मिला है और इन किताबों में जो जानकारियां हैं और जो सब कुछ है उसका बोझ बहुत ज़्यादा है। तो उसको हटाने के लिए 30% संपादन इसका किया गया, यह तर्क दिया गया था। पिछले साल जब संपादन किया गया तो उसको प्रकाशित किया गया कि कौन कौन सी चीज़ें हटाई गई हैं। लेकिन रितिका चोपड़ा ने जब किताबों को पढ़ना शुरू किया तुलनात्मक ढंग से, तो उन्होंने जो अभी बताया वो यह कि ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं इनको एनसीईआरटी ने नहीं बताया, यानी बिना बताए उनको हटा दिया है। तो यह बहुत ही संक्षेप में यह ब्यौरा है जो परिवर्तन हुए हैं। मैं यह जानना चाहूँगा प्रोफेसर अनीता रामपाल और प्रोफेसर पलशिकर, आप दोनों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 से जुड़े थे। आप दोनों पाठ्य पुस्तकों के निर्माण से जुड़े हुए थे। राजनीति और सामाजिक जीवन वाली जो किताबें थी, वो किताबें आपकी निगरानी में, आपकी देखभाल में बनी थी। मैं प्रोफेसर पलशिकर से बोल रहा हूँ। तो आप दोनों ही ये जो परिवर्तन किया गया है या जो संपादन किया गया है और इसका कारण बताया गया है और उसकी जो पद्धति अपनाई गई है, उससे कितना सहमत हैं और उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? प्रोफेसर पालशिकर। और देखिए पूर्वानंद जी, सहमति और असहमति का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि ये किस लिए किया गया और उसका जो जवाब आपने दिया कि पिछले साल 30% हिस्सा जो है टेक्स्ट बुक का या सिलेबस का भी कहिए, वो कम किया गया था। वो किसके कहने पे किया गया था? ये जो निर्णय है कि बोझ ज्यादा है और वो कम करना चाहिए, वो निर्णय कैसे हुआ?
ये अभी तक हमें ठीक तरह से मालूम नहीं। इसमें ट्रांसपेरेंसी की बहुत कमी है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात ये है कि समझिए एक पल के लिए कि वो पिछले साल के लिए थे जो बदलाव किए गए वो, तो फिर इस साल भी वो बदलाव कायम कैसे रहेंगे, ये दूसरा सवाल पैदा होता है। और फिर तीसरा जो थ्योरेटिकल कह सकते हैं आप, ऐसा सवाल है कि क्या इस तरह से हम टेक्स्ट बुक से मनमानी करके कोई भी हिस्सा निकाल कर बोझ कम कर सकते हैं या नहीं। स्टूडेंट्स पे जो बोझ होता है वो क्या होता है और वो कैसे कम हो सकता है। जैसे आपने मुगल राजों की बात की, क्या ये कम करने से बोझ कम होता है या उनका शिक्षा का जो पेस है वो कम हो जाता है, ये सवाल है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये सब बातें बहुत अटपटी है और इसमें सहमति होने की कोई संभावना है ही नहीं। सहमति इसलिए नहीं है कि हम इस किताबों से जुड़े थे, सहमति इसलिए नहीं है, असहमति इसलिए नहीं है कि हमें पूछा नहीं, असहमति इसलिए है कि ये गलत तरीके से छेड़खानी की गई है टेक्स्ट बुक से और शिक्षा के प्रोसेस से, इसलिए असहमति है। प्रोफेसर अनीता रामपाल, आप चूंकि पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तकों की प्रक्रियाओं का ही अध्ययन करती हैं पूरी दुनिया में, और भारत में तो इस पूरी प्रक्रिया को आपने बहुत ध्यान से देखा है। सन 2000 में भी तब्दीली करने की कोशिश की गई थी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। आपने उसको भी देखा है, आपको याद होगा, हम सबको याद है। आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो तर्क दिया एनसीईआरटी ने, इस पे ऐतराज आपको क्यों है? अ, क्या ऐतराज है भी, और इसकी पद्धति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले ही सवाल पूछा, दिमाग में आया और पूछा कि ये 30% का आंकड़ा कहाँ से आया है। कुछ भी मनगढ़ंत कोई तय कर दे, कैसे तय करे। और जैसे अभी बात भी हुई है कि एक पेडागोजी और सीखने का एक तारतम्य होता है। कौन सी अवधारणा कब समझ आती है और किसके बल से समझ आती है और किस अनुभव से बच्चे या छात्र उसका मतलब समझते हैं, उसको ग्रहण करना मतलब उसका ज्ञान रचते हैं। तो ये तो एक पूरा इसकी एक क्रम है और इसका एक समझ से ही हम लिखते हैं, समझ से ही लिखना चाहिए। अगर नहीं लिखा तो हम फिर इसको बदलते हैं, मगर ये बिना देखे हम एक टॉपिक नहीं समझते कि कोई एक चीज निकाल दी, उसको उखाड़ दिया, कुछ और डाल दिया, क्योंकि वो फिर एक जानकारी की तरह होता है। और जानकारी जितनी भी डालो या जितनी भी निकालो, वो समझने और सीखने की प्रक्रिया में बाधा बनती है, उसकी मदद नहीं होती है। तो इसलिए एक तरह से तो बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ। और ये भी देखने को मिला अब जब कि बिना किसी कंसल्टेशन, वो सिर्फ जैसे सुहास ने कहा, हमारी कंसल्टेशन तो थी ही, क्योंकि उसका पूरा प्रारूप हमने बहुत सोच समझ के, हम ये कह सकते हैं कि कई चैप्टर्स तो हमने 10 बार उनके ड्राफ्ट्स बनाए, तैयार किए, चर्चा किए, स्टूडेंट्स का की समझ को परखा। तो ये सब जब हुआ है, उसके बाद कोई एक छोटी छेड़खानी ऐसे कर दे तो काफी नुकसान होता है। मगर वो भी नहीं, एक पूरा जो लोग इस एरिया में काम करते हैं, इस तरह का अनुभव है, किसी से भी चर्चा नहीं करके आप कह दो कि मैंने 3 टीचर बुलाए और कोई एक व्यक्ति बुलाया, कोई लिस्ट इन्होंने निकाली थी कि हमने इनसे बात की है, इस तरह की, मतलब इस तरह का ब्यौरा देना ही अपने में हमें बहुत सदमा पहुंचाता है। और हमें लगता है कि एक संस्था की गरिमा पर भी उसका एक असर पड़ रहा है। जो टीचर्स और स्कूल्स और हम सब एनसीईआरटी जैसी संस्था के तरफ एक बहुत विश्वसनीय रूप से देखते हैं, अगर उस संस्था के लोग या उस संस्था के श्रेष्ठ जो लोग हैं जहां बैठे हैं, अगर वो ही इस तरह की हमें कारण देते हैं, तो वो भी अपने में शिक्षा के इतिहास में बहुत अच्छा कदम नहीं है। अब अगर हम उन परिवर्तनों पर चले आए जो परिवर्तन किए गए हैं और जिन पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, और वो बहुत स्वाभाविक है, जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि हम 1977, अगर कम से कम 1977 तक जाएं या 1975 के बाद, तो पाठ्यपुस्तक को लेकर जो भी बहस होती है वो इतिहास को लेकर होती है कि इतिहास में कौन सा चरित्र रहेगा, कौन सा चरित्र नहीं रहेगा, किसको अधिक महत्व दिया गया।
किसको अधिक महत्व नहीं दिया गया। 2004-5 के पाठ्यक्रम में नज़रिया बदला गया था, लेकिन अभी हम उसे किनारे रखें और सिर्फ ये समझने की कोशिश करें कि क्या संपादन, जैसा कि एनसीईआरटी के निदेशक कह रहे हैं, इसके पीछे कोई विचारधारात्मक कारण नहीं था, है ना? वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें किसी ने नहीं कहा था, और हम मान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि उनको किसी ने कहा था या नहीं कहा था कि आप यही परिवर्तन करें। लेकिन यही परिवर्तन किए गए, उनके पीछे कोई विचारधारात्मक कारण नहीं था। तो जो परिवर्तन किए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर पालशेखर, आप क्या समझते हैं? देखिए, अगर आप जो सब बदलाव की आपने लिस्ट करवाई वो एक बार फिर से बारीकी से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है कि यही बदल हुए हैं, यही चेंजेस हुए हैं। एक तरफ आपको हिस्ट्री में, इतिहास में जो बदलाव हुए हैं वो दिखाई देंगे, दूसरी तरफ डेमोक्रेसी के बारे में या प्रजातंत्र के बारे में जो कुछ इन टेक्स्ट बुक्स में कहा था उसके बारे में, या प्रजातंत्र के विरुद्ध यहाँ जो राजनीति हुई उसके बारे में जो जानकारी दी गई है उसके बारे में बदलाव हुए हैं। तो मुझे लगता है इसमें निश्चित रूप से एक थिंकिंग है, एक विचार है। उस विचार के दो शायद डायमेंशंस है। एक तो डायमेंशन ये है कि यहाँ आपने जैसा अपनी प्रस्तावना में भी कहा, हिस्ट्री में हिंदू और मुस्लिम इस तरह का भेद करके मुस्लिम राजाओं हो या मुस्लिम पीरियड हो उसको कम महत्व दिया जाए, और जिस तरीके से ये बदलाव हुए हैं उससे तो वही लगता है। दूसरी ओर मुझे लगता है कि गणतंत्र या प्रजातंत्र के बारे में इन किताबों में जो कुछ कहा गया है उसके बारे में कुछ रिजर्वेशंस है, उसकी वजह से वही हिस्से जो है वो काट दिए गए हैं। तो विचारधारा तो बिल्कुल है, वो शायद जैसा आपने कहा गवर्नमेंट ने नहीं बताया होगा तो हम कहेंगे कि गवर्नमेंट ने नहीं बताया, फिर भी कुछ कोइंसिडेंस तो बिल्कुल है कि जिन्होंने ये निर्णय लिया उनके मन में कुछ विचार तो बिल्कुल होगा, और वो विचार सिर्फ जैसा बोझ कम करने की बात करते हैं वैसा सिर्फ बोझ कम करने का विचार तो नहीं रहेगा। और इसलिए ये पहली बार हो नहीं रहा है, ये बार बार होता रहा है। पिछले कई सालों में, पिछले 8-10 सालों में छोटे छोटे बदल किए गए हैं, और उन छोटे बदलावों के जरिए ये विचार जो है वो स्पेसिफिक तरीके का विचार इन किताबों के थ्रू सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, अगर अनीता, मैं रितिका चोपड़ा ने जो लिखा है कि पिछले कुछ वर्षों में, जैसा प्रोफेसर पालशेखर कह रहे थे कि यह सिर्फ इस साल की बात नहीं है, पिछले कुछ वर्षों में धीरे धीरे तब्दीलियां की जा रही हैं। ऐसा लगता है कि कोई जो पाठ हैं, जो लेसन्स हैं जो लिखे गए हैं, उनको कोई कंघी करके देख रहा है कि उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको निकाला जाए। तो एक कंघी की जा रही है, और वो भी मोटी कंघी नहीं है, बहुत ही बारीक कंघी है, जिससे काम लिया जा रहा है। अब रितिका ने जैसे ये बतलाया था कि अगर आप पिछले बदलावों की याद करें तो एक पार्ट जो हटा दिया गया था प्रोफेसर पालशेखर, जिसको आप लोगों ने रखा था, वो ये कि हमारा जो पहरावा है, पहनने का तरीका है, उसको लेकर जो आपने अध्याय बनाया था, और ये कि जो सामाजिक आंदोलन हुए हैं उन्होंने किस तरह हमारे पहनने के तरीके को बदला है। और उसी प्रकार भारत में क्रिकेट के जरिए इतिहास को समझने की कोशिश की गई थी, और यह कि हम उससे जो जाति की राजनीति है, क्षेत्र की राजनीति है और समुदाय की राजनीति है, उसको कैसे समझ सकते हैं। तो अगर हम पिछले परिवर्तनों को इन परिवर्तन से जोड़ के देखें, और जैसा प्रोफेसर पालशेखर ने कहा कि हम ये मान लेते हैं कि आपको किसी ने नहीं कहा, आप किसी के आदेश पर नहीं कर रहे और आप खुद ही कर रहे थे, लेकिन जो आप कर रहे हैं उसमें एक पैटर्न है और उसमें उसके पीछे एक निश्चित विचार है। आप इसको कैसे देखती हैं
प्रोफेसर रामपाल। जी, पहले तो हमारे लिए शिक्षा में और खासकर इन किताबों में जिस तरह की हमने प्रशिक्षण प्रणाली, सीखने की प्रणाली पर जोर दिया था, उसमें ये था कि सिर्फ जानकारी देने से कुछ फायदा नहीं है, अपने आप ऐसा चित्रण हो जिससे कि छात्र खुद अपनी समझ बनाए, सवाल पूछे और अपनी जिंदगी से भी उसका कहीं ना कहीं मेल या कहीं ना कहीं उससे किस तरह से उससे असमानता दिख रही है उस पर भी निर्भर करे, क्योंकि तभी जाके समझ बनती है। ऐसे सिर्फ एक तथ्य देने से कुछ फायदा नहीं होता। और हम जिसको क्रिटिकल पेडागोजी कहते हैं, उसका सबसे जो उसका बुनियादी मसला ये होता है कि वो असमता और विषमता और सामाजिक न्याय पर हमेशा कुछ भी कर रहे हैं आप, कोई भी विषय पढ़ रहे हैं, साइंस, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, वो केवल सोशल साइंसेस से है क्योंकि वो सामाजिक न्याय पर आपका ध्यान आकर्षित करती है। तो जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी हमारे लिए वो नहीं है कि हमने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे सामने हमेशा रहता, हम चाहे पुस्तक बनाए, चाहे टीचर्स का प्रोफेशनल डेवलपमेंट का कोर्स बनाए, कुछ भी बनाए, क्योंकि वो हमारी प्रेरणा और हमारा मैंडेट है कि शिक्षा किस लिए। और डेमोक्रेसी जब हम कहते हैं वो केवल एक ऐसी अवधारणा नहीं है जिसको हमको पॉलिटिकल साइंस में समझना है या सिर्फ कहना है कि वोट क्यों दिया जाता है, पर आम जिंदगी में, एक क्लासरूम में आए हुए बच्चों की ये बात के कौन सी जानकारी, कौन सी अवधारणा, कौन से केस स्टडीज, क्या चीज है किताब में और क्या चीज नहीं है, उस पर भी सवाल उठना, मेरी जिंदगी इसमें है भी कि नहीं है, तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है। तो पूरी पेडागोजी जब इन बातों से जुड़ती है, तो इसलिए अगर हम ये बात निकालते हैं कि भाई जनतंत्र का शब्द निकाल दिया, या हम ये देखते हैं जैसे अभी बिल्कुल स्पष्ट है, कोई थोड़ी भी पैनी नजर से अगर एक किताब क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की किताब देखे और जिसको हम पहले बहुत खुशी से और गर्व से हम कहते थे कि एक किताब में पहली बार, चाहे वो दिल्ली की राइट्स जो सिखों के खिलाफ हुए, जो कांग्रेस गवर्नमेंट होते हुए हैं और कांग्रेस होते हुए किताबें आ रही हैं, तो चाहे वो राइट्स है जिसपे सब सवाल उठाए, नानावती कमीशन में क्या कहा गया है, मनमोहन सिंह जी ने किस तरह से माफी मांगी है, सब कुछ सवालों के साथ, और जो शक है और क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि पहले दिमाग में आता क्यों, सिर्फ ये कह देना ऐसा हुआ, ऐसा घटा, आगे बढ़ो, उसका कुछ मतलब नहीं है पेडागोजी में। तो जब उसकी समीक्षा के साथ बात आती है और उसी किताब में फिर गुजरात राइट की बात आती है, तो वो केवल एक इवेंट नहीं है हमारे लिए, वो एक छात्रों की, और 12वीं के छात्र अब नवयुवक हैं, उनके लिए सोचने की, विमर्श की और इस लोकतंत्र का एक बहुत बड़ी, इसका एक हिस्सा बनने, एक कड़ी बनने में उनको तैयार कर रही है, क्योंकि यही हम चाहते, चाहे वो उनकी अपनी धारणाओं से मेल न खाती हो बात, पर कैसे वो किसी बात का की समीक्षा कर सकते हैं और वो ये नहीं कहते कि मैं नहीं मानता या तुम नहीं मानती, मगर वो उसको गहराई से एक सामूहिक रूप से उसकी समझ बनाते हैं, क्योंकि लर्निंग हमारे लिए एक इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत बात है ही नहीं। जो सीखने की प्रक्रिया वो एक सामाजिक सामूहिक प्रक्रिया है, वो मैं कुछ पढ़ के अपनी समझ बना रही हूँ, वो बहुत सतही होता है। गहरी समझ तब बनती है जब हम एक सामूहिक रूप से मतभेदों के साथ फिर हम अपनी बात को, अपनी ही समझ को परखते हुए आगे बढ़ते। सॉरी प्रोफेसर पालशेखर, अनीता जो कह रही थी, अगर उस बात को ध्यान में रखें, जो कि शिक्षा शास्त्रीय प्रश्न है, पेडागोजी का सवाल है, और पाठ्य पुस्तकों के निर्माण की प्रक्रिया की समझ का प्रश्न है, लेकिन उसके आगे अगर हम बढ़ें और यह देखने की कोशिश करें कि अलावा इसके कि मध्यकाल तो एक युद्ध भूमि है, और ऐसा लगता है कि अगर हमने मुगलों को इस समय निकाल दिया किताबों से, तो मध्यकाल में जो मुगलों की विजय हुई थी या मुगल जो राजे थे, उसका हमने बदला ले लिया। तो एक तरह से मुगलों को
पराजित किया जा रहा है, उनको शिकस्त दी जा रही है, उनको किताबों की युद्ध भूमि से निकाल कर और किनारे ढकेल कर, जैसे अब वो मुख्य रूप से नहीं दिखलाई पड़ेंगे। अभी थोड़े दिन पहले भारत के गृह मंत्री ने कहा था कि देखिए गौरवशाली इतिहास हमारे लोगों का नहीं लिखा गया है, तो आप लिखिए। तो ये जो हमारे लोग हैं वो उनकी निगाह में हिंदू राजे हैं, और जो उनके लोग हैं वो उनकी निगाह में मुसलमान बादशाह हैं, जबकि हम सब अभी एक गणतंत्र में रह रहे हैं और हम ये मानते हैं कि हम सब जनतंत्र हैं। तो इसलिए इस बहस को छोड़कर ये जो मुसलमान बादशाहों को हटाने की है, जो इतनी साफ है कि उस पर कोई बात करने की जरूरत नहीं है, अगर उस बहस को हम छोड़ दें और मैं आपका ध्यान दिलाऊं इस पर कि सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र की किताब में 11वीं कक्षा का वह चैप्टर जिसमें समाज को समझने की कोशिश की जा रही है, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, तो उससे एक पूरा पैराग्राफ हटाया गया है, जो पैराग्राफ वर्ग, धर्म और जातीयताओं के आधार पर जो बंटवारे होते हैं, यानी अलग अलग रिहायशें होती हैं, उन रिहायशों की चर्चा करती है। और फिर वह अध्याय यह भी बतलाता है कि 2002 में गुजरात में जो हिंसा हुई थी उससे इस बात का क्या रिश्ता है, यानी अलग अलग रिहायशें कैसे बन जाती हैं। जैसे अगर मैं अंग्रेजी में इसको सिर्फ छोटा सा एक उदाहरण पढ़ना चाहूँ, जिस पैराग्राफ को हटा दिया गया है, where and how people will live in cities is a question that is also filtered through socio-cultural identities. Residential areas in cities all over the world are almost always segregated by class and often also by race, ethnicity, religion and other such variables. अभी मैं आयरलैंड के बारे में पढ़ रहा था, बेलफास्ट के बारे में पढ़ रहा था, और वहाँ किस तरह प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक समुदाय बिल्कुल अलग अलग रिहायशों में रहते हैं और उनके बीच में पीस वॉल्स खड़ी की गई हैं, जो बहस का मुद्दा है कि उन पीस वॉल्स को क्या गिराया जा सकता है। तो ये कोई सिर्फ भारत के लिए खास बात नहीं है, दूसरे देशों में भी होता है और यह बात यहाँ लिखी गई है। आगे इसमें लिखा जाता है, टेंशन बिटवीन सच आइडेंटिटीज बोथ कॉज दिस सेग्रीगेशन पैटर्न्स एंड आर आल्सो ए कॉन्सिक्वेंस। For example, in India, communal tensions between religious communities, mostly commonly Hindus and Muslims, result in conversion of mixed neighborhoods into single community ones. This in turn gives a specific spatial pattern to communal violence whenever it erupts, which again furthers the ghettoization process. This has happened in many cities in India, most recently in Gujarat, following the riots of 2002. यह पैराग्राफ हटा दिया गया। 2013 में जो मुजफ्फरनगर में हिंसा हुई, उस हिंसा के बाद फिर से एक आप कह सकते हैं रीलोकेशन हुआ और मुसलमान एक जगह गए और तो आबादियों का संकेंद्रण अलग अलग हो गया। दिल्ली में दूसरे जगहों पर अभी हाल में हमने रामनवमी में देखा कि किस तरह जहां मुसलमान ज्यादा रहते हैं वहां रामनवमी के जुलूसों को ले जाने का उत्साह बहुत ज्यादा रहता है। तो ये चीज तो हम रोजाना देख रहे हैं, फिर इनको किताब से हटाकर क्या फायदा हो रहा है? नहीं, ये सवाल तो सही है, लेकिन मेरे ख्याल से जो एफर्ट चल रहा है वो ये है कि हम इसको एकेडमिकली ना देखें, हम इसको क्रिटिकली भी ना देखें। ये जो सिचुएशन है कि जहां दोनों समाज एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, ये झगड़े हम इनको क्रिटिकली ना देखें, इनके बारे में कुछ भी सवाल ना पूछें। मेरे ख्याल से आपका जो सवाल है उसका सिर्फ एक ही जवाब है, वो ये है कि छात्रों के मन में किसी भी तरह का क्रिटिकल अप्रोच विकसित ना हो, इसी तरह का ये सब एफर्ट चल रहा है। और उसलिए जो कुछ बातें हमें उस क्रिटिकलिटी के लिए सपोर्टिंग लगती है वो किताबों से हटाई दी जाएगी, और जो बातें इस रेजिम को, हालांकि जो रेजिम है उस रेजिम को खुद के लिए इनकन्वीनियंट है, वो भी हटाई दी जाएगी। तो ये राजनीति भी है और इसमें एक प्रकार की शिक्षा के बारे में अवधारणा है। वो ये है कि शिक्षा से
जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके विचार छात्रों के मन में दिए जाएंगे, ना कि कुछ क्रिटिकल थिंकिंग दिया जाएगा या क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी दी जाएगी। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मुझे याद है कि जब आप लोग ये किताबें तैयार कर रहे थे और उस वक्त बहसें चल रही थी, अनीता तो उन बहसों का नेतृत्व भी कर रही थी कई जगह, और बहस ये थी कि छात्रों में आलोचनात्मक रवैया पैदा करना है, क्योंकि एक समझ, अगर हम उसको आज के सत्ताधारी दल से अलग भी कर दें, तो आम तौर पर एक समझ लोगों के भीतर है कि छात्रों को नकारात्मक चीज़ों से परिचित नहीं कराना चाहिए। तो छात्रों को सकारात्मक बातें बतानी चाहिए। स्कूली किताबों में हमें अपने समाज की सकारात्मक बातें बतानी चाहिए, अपने इतिहास की सकारात्मक बातें बतानी चाहिए, नकारात्मक बातें नहीं बतानी चाहिए। इसलिए उनसे छात्रों को बचाना चाहिए। आप जो ये कह रहे हैं कि एक आलोचनात्मक रवैया अख्तियार करें, इस आलोचनात्मक रवैये को हम कैसे समझेंगे प्रोफेसर रामपाल? क्या है यह? क्योंकि इसका इस्तेमाल हम बहुत करते हैं। आलोचनात्मक रवैया छात्रों में आना चाहिए। इसका अर्थ क्या है और इसके नतीजे क्या होंगे? एक तो इसका अर्थ है कि हम किस चीज को जब हम पढ़ रहे हैं तो हम कैसे विश्वास बना रहे हैं उसमें। क्या हम उस पर भी जो नहीं पढ़ते, क्या उस पर सवाल उठा सकते हैं, या हमें उसमें हमें कोई जो हमारा अनुभव है वो उसके अनुकूल नहीं है, तो क्या हम सोच भी सकते हैं इस दिशा में कि ऐसा क्यों है। तो इसलिए ये शुरू से ही आती है, मतलब ये अगर इस तरह की सोचने की प्रणाली, सोचने का मौका, अवसर, माहौल, ये बहुत शुरू से बनता है। और इसलिए ये हम जब भी अपने टीचर्स की भी शिक्षा या प्रशिक्षण टीचर्स का करते हैं, तो इस बात पर हमारा जोर रहता है कि ये कैसा माहौल है वो, जहाँ के बच्चों को हम और वो ये जो आपने कहा ना कि सकारात्मक भी बहुत प्रोटेक्टिव, और ये ज्यादातर हमने देखा मध्यम वर्ग में बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो जिंदगी की बहुत क्रूर सच है, जो जिंदगी के हाश बिल्कुल एकदम अनुभव है, वो तो एक साधारण एक वंचित समाज का बच्चा या कोई भी ऐसे, वो तो रोज उससे हो रहे रूबरू और उनकी जिंदगी का वो हिस्सा है। पर मध्यम वर्ग को लगता है कि नहीं, वो सिर्फ फूलों की बात, सिर्फ सुंदर चीजों की बात, सिर्फ ये करो वो करो ही नहीं, चाहे वो कर्ज की बात। अब कर्ज तो बच्चों की जिंदगी में हर रोज वो अपने घर में देख रहे कि क्या द्वेष है, क्या परेशानियां हैं, कैसे इस पर बातचीत होती है, डेथ, किसी का गुजर जाना। तो हम ये जो चीज है इसको बहुत शुरू से शुरू करते हैं कि आम जिंदगी से अगर जुड़ना है, जो कि किसी भी शिक्षा का उसकी एक अवधारणा है, उसका प्रिंसिपल है, उसका नियम है कि वो जिंदगी से जुड़े, तो वो जिंदगी की सभी पहलुओं से जुड़ेगा। और अगर कोई गरीब बच्चे हैं जो कुछ तरह के ऐसे उनके पहलू ज्यादा सामने आ रहे हैं जो दूसरे बच्चे शायद अवगत नहीं है, तो जनतंत्र की जिम्मेदारी है कि जो संपन्न घरों से भी आ रहे हैं वो अपने आसपास के सभी बच्चों की जिंदगी को समझ सके। बल्कि जब सबको वोट मिला था, तो हम याद रखें कि अंबेडकर या गांधी ने ये कहा था कि हम सबको वोट मिलेगा, चाहे शिक्षित है, गरीब है, गांव में है, महिला है, पुरुष है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। पर हम शिक्षा इसलिए सबसे पहले 10 साल में सबको मुहैया कराएंगे क्योंकि एक साथ रहना, एक साथ पढ़ना, एक साथ काम करना और एक दूसरे की जिंदगी समझना ही इस जनतंत्र की बुनियाद है। तो ये कैसे समझ आए, इसलिए हमारे लिए ये पेडागोजी का एक हिस्सा होता है। और हमने क्लास 3 में भी किसी महिला की बात की है जो झारखंड से है और जिस तरह से उसके साथ हो रहा है, जो उसके पति गुजर गए हैं, तो कैसे उसी की जमीन हड़पी जा रही है। और लोगों को, यहाँ टीचर्स को भी शहर में रहते हुए कई बार लगता है कि अरे ये बात क्यों करे, और अक्सर भूल जाते हैं कि तो
हमारे जो ज्यादातर बच्चे हैं उनकी जिंदगी का रोज का एक हिस्सा है। तो इसलिए ये कोई हमारे में कोई बाहर की लाई हुई कहीं की पेडागोजी नहीं है, ये एक जनतंत्र का हिस्सा है कि हम कैसे इसको बच्चे की समझ की प्रक्रिया और बच्चे के अनुभव को बढ़ने के लिए, ताकि वो सिर्फ अपने अनुभव से नहीं अपने आसपास के अनुभव को समझ सके, समीक्षा कर सके। अनुभव को आप जब तक समीक्षा नहीं करते तब तक आप उसको मतलब उससे कहीं पहचान ही नहीं बनाते हो। तो वो सवाल आना बच्चे के लिए बहुत लाजमी है, मतलब बच्चे पूछते ही ये चीजें, ऐसा क्यों हुआ, अच्छा गांधी जी को क्यों किसी ने मारा, ये तो बच्चे पूछेंगे। हम अगर इससे अपना हम हाथ चुरा रहे हैं तो इसका मतलब हम बच्चों की जो स्वाभाविक उनकी शिक्षा की प्रणाली होनी चाहिए, उनके सोच की स्वाभाविक एक रुझान है उनका कि वो ऐसे सोचेंगे, हम उसको ढक रहे हैं, बंद कर रहे हैं, उस पर सीमा डाल रहे हैं। प्रोफेसर पालशीकर, रितिका ने ये बतलाया कि 2017 में जो संपादन हुए थे, जोड़ घटाव हुए थे, तो कुल मिलाकर कोई 1334 बदलाव हुए थे। 1334 182 किताबों में। So 1334 changes across 182 बुक्स। लेकिन जो उसमें फोकस था वो फोकस था कि सरकार ने जो स्कीमें लागू की हैं, योजनाएं लागू की हैं, उन योजनाओं का जिक्र उनमें किया जाए, प्राचीन भारतीय ज्ञान पर सामग्री और बढ़ाई जाए, और जो राष्ट्रवादी प्रतीक हैं उन प्रतीकों के पर भी ज्यादा जोर दिया जाए। तो यह जो किताब लिखने का तरीका है, आप राजनीति शास्त्री हैं, आपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन की किताबें तैयार की और लोगों के साथ मिलकर। तो उस वक्त भी एक सरकार थी, तो क्या उस वक्त सरकार ने यह कहा कि, या आपको यह कहा गया कि भाई सरकार जो स्कीमें ला रही है, उन स्कीमों का आप जरूर जिक्र कीजिए जितनी भी स्कीमें आ रही हैं, या निर्देश मिला, या फिर इस तरीके को आप कैसे देख रहे हैं कि वो कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो ठीक है, हम अपडेट कर रहे हैं, चूंकि सरकार नहीं, स्वच्छता अभियान चल रहा है तो स्वच्छता अभियान के बारे में क्यों नहीं मालूम होना चाहिए, गुड गवर्नेंस डे हो रहा है तो गुड गवर्नेंस डे के बारे में बच्चों को क्यों नहीं मालूम होना चाहिए किताबों से। तो ये जो सूचनाओं की भर्ती है और सरकार और किताब का जो रिश्ता है, इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, शिक्षा के बारे में शासन संस्था या गवर्नमेंट हमेशा दो तरीके से देखती है। एक तो ये रहता है जो जनतंत्र के ही लिए बहुत अच्छा है कि स्टूडेंट्स जो है उनको, जैसे अभी भी कहा गया, अनिता जी ने भी कहा, मैंने भी कहा, सवाल पूछने के लिए हम ये शिक्षा का और टेक्स्ट बुक्स का उपयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। हम उनको ज्ञान नहीं देंगे, हम उनको सवाल पूछने का तरीका सिखाएंगे। ये एक अप्रोच होता है। दूसरा अप्रोच ये है कि शिक्षा के जरिए जितना हो सके उतना बच्चों के दिमाग पे नियंत्रण डाले, ताकि जब वो बड़े होकर नागरिक बने तब किस प्रकार के नागरिक वो बनेंगे ये हमारे हाथ में रहेगा। मेरे ख्याल से अभी जो पक्ष राजनीतिक दल शासन चला रहा है उनको ये लगता है कि शिक्षा का काम अगली पीढ़ियों के दिमागों पर हावी होना ये है, ना कि सवाल पूछने के लिए उनको तैयार करना। We don't want intellectuals, we don't want people to ask questions। जो एम्फसिस है वो सब एम्फसिस ड्यूटी पे है, नागरिकों की कर्तव्य क्या है और उसके लिए उनको कैसे तैयार किया जाए, शासन उनको क्या देती है और उनको याचक या आश्रित कैसे बनाती है, इसका ब्यौरा दिया जाए। ये मेरे ख्याल से अप्रोच अभी आपने जो योजनाओं का जिक्र किया उसमें है। और मुझे डर ये लगता है कि ये तो सिर्फ झांकी है, क्योंकि ये तो सिर्फ थोड़े बदलाव है। अभी हाल में नए
टेक्स्ट बुक्स आएंगे, नए करिकुलम फ्रेमवर्क आएगा और नए टेक्स्ट बुक्स भी आएंगे। उस वक्त मुझे ये डर लगता है कि ये और भी जोर से और भी तैयारी से हो जाएगा और उसकी वजह से अगली 10-15 साल हमारे बच्चे जो पढ़ेंगे वो एक कैंपेन जैसा, एक प्रोपेगेंडा जैसा मटेरियल पढ़ेंगे और उससे एक तैयारी उनकी हो जाएगी कि वो जनतंत्र में चुपचाप बैठने वाले, सरकार के आदेश जो है उनका पालन करने वाले नागरिक बनेंगे, ना कि सरकार को जवाब पूछने वाले नागरिक बनेंगे। आपने एक व्यक्तिगत सवाल भी पूछा कि जब हम ये टेक्स्ट बुक्स तैयार कर रहे थे तो क्या ऐसा कुछ दबाव था? मुझे लगता है कि जिस तरह एनसीईआरटी ने उस वक्त हमें प्रोटेक्ट किया, एनसीईआरटी ने जिस तरह हमें मार्गदर्शन किया, उसमें ये बहुत साफ था कि पीडागॉजिकली आपको अच्छी किताबें बनाना है और अगली पीढ़ियों को सवाल पूछने के लिए तैयार करना है। बस इसके अलावा और कुछ निर्देश नहीं थे। इसके बारे में मेरे सहकारी जो है हमारे किताबों के दूसरे चीफ एडवाइजर योगेंद्र यादव, उन्होंने पब्लिक डोमेन में लिखा है, इसलिए मैं ये बात खुलेआम कह सकता हूं कि सबसे डेंजरस चैप्टर 12वीं कक्षा की राजनीति की किताब में था, वो इमरजेंसी पे था। और ध्यान में रखिए कि जब अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री थे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब ये चैप्टर हम उसमें डाल सके। अगर ये एक बात आप ध्यान में रखेंगे तो उस वक्त किस तरह के प्रेशर्स थे या नहीं थे, इसका आपको अंदाजा आ सकता है। और इसका क्रेडिट हम नहीं ले रहे हैं, मुझे लगता है इसका क्रेडिट एक तरीके से जो माहौल यशपाल शर्मा की समिति ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में बनाया था और जिस तरीके का डिसिप्लिन, एकेडमिक इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में एनसीईआरटी ने हमें दिया, उसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ, उसकी वजह से हम ये कर सके। जी, मैं अपने दर्शकों और श्रोताओं को सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि वो सिर्फ प्रोफेसर यशपाल हैं। यशपाल शर्मा एक अलग चरित्र हैं, तो सॉरी यशपाल जी, बोलने के क्रम मैं में माफी चाहता हूँ जी, वो निकल गया। लेकिन आपने ठीक ही प्रोफेसर यशपाल की याद दिलाई, प्रोफेसर पलशीकर। और इससे एक दूसरी बात याद आई जिसका जिक्र करना उचित ही होगा कि सन 2004 में जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार चली गई जो और उसकी जगह यूपीए आई, जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही थी, उसके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने और उसके मानव संसाधन मंत्री, अब जिसको शिक्षा मंत्री कहा जाता है, अर्जुन सिंह बने। उसके पहले आपको याद होगा और अनीता को भी याद होगा, सन 2000 में और उसके पहले से जो पाठ्य पुस्तकें चल रही थी इतिहास की खासकर, और दूसरी उन पाठ्य पुस्तकों में तब्दीली की जा रही थी, वह एनडीए की सरकार का समय था। और उस समय भी जो एनडीए की सरकार का वक्त था, यानी अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, उस वक्त भी परिवर्तन जो हुए उनमें मुसलमान शासकों को हमलावर, क्रूर दिखलाया गया और मध्यकालीन जो अवधि थी उसको इस्लामी प्रभुत्व की अवधि बतलाया गया, जिसका मतलब ये था कि उसने एक छाया डाल दी जो भारत की महानता थी, उस भारत की महानता पर छाया डाल दी। तो ये इस तरह के परिवर्तन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुए थे और बहुत सारे लेख लिखे गए, मीटिंगें हुई, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर हुआ जो अरुणा रॉय ने किया था और उन्होंने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो उस समय बना था उसको चुनौती दी थी। वह तकनीकी आधार पर उनकी चुनौती खारिज हुई। लेकिन जब 2004 में फिर से सरकार आ गई, और एक मिनट हम और ध्यान दे दें कि ये जो इतिहास की किताबें उस समय पढ़ाई जा रही थी वे 2 दशक से भी ज़्यादा से पढ़ाई जा रही थी। रोमेला थापर की किताब थी, इरफान हबीब की किताब थी, प्रोफेसर रामशरण शर्मा की किताब थी, सतीश चंद्र की किताब थी, इन सब की किताबें पढ़ाई जा रही थी। आधुनिक भारत में
हमारे प्रोफेसर सुमित सरकार की किताब थी, ये किताबें पढ़ाई जा रही थी। इन किताबों में भी संपादन किया गया, चीज़ें हटाई गई बिना इन लेखकों से पूछे हुए। जब 2004 में सरकार आई तो एक मांग उठी कि किताबों का भगवाकरण खत्म करना चाहिए, यानी अंग्रेजी में उसको कहा लोगों ने डीसैफ्रनाइज की जाए किताब, डिटॉक्सिफिकेशन किया जाए। लेकिन कृष्ण कुमार के नेतृत्व में जो प्रक्रिया चली उसमें इस शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। आप लोगों को भी जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया गया था, हम लोग भी उस प्रक्रिया में शामिल थे, उसमें कहीं ये नहीं कहा गया था कि अब किताबों को डीसैफ्रनाइज करना। पहले तो एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनना है, वह एक पूरी प्रक्रिया थी। जब हम किताबें और उसके बाद सिलेबस बना जो कि उसके बाद की चीज़ थी, और फिर उस सिलेबस के आधार पर किताबें बनी। उस प्रक्रिया में आप शामिल थे, बहुत सारे लोग शामिल थे, और ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया थी जिसमें ऐसे लोग शामिल हुए जो इसके पहले पाठ्य पुस्तक बनाने में नहीं थे। और अगर मुझे पूरी तरह से याद है तो संभवतः एनसीईआरटी की राजनीति विज्ञान की किताबें बनाने में इसके पहले आप जैसे लोगों की भूमिका नहीं थी, जितनी निर्णायक भूमिका इस बार थी। और आपको पाठ्य पुस्तक लिखने का, स्कूली पाठ्य पुस्तक लिखने का तजुर्बा कितना था, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और क्यों ये पूरी प्रक्रिया हमारे आप जैसे लोगों के लिए जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं इतनी उत्तेजना से भरी हुई थी। आपने प्रोफेसर यशपाल का जिक्र किया। उस समय की सरकार ने जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए एनसीईआरटी को पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने के लिए और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के रिवीजन के लिए, उन टर्म्स ऑफ रेफरेंस में एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था कि नई पाठ्यचर्या तैयार की जाए प्रोफेसर यशपाल की उस कमिटी की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए जो 1992 और 93 में बनी थी, और जिसके सुझाव का नाम, जिस दस्तावेज का नाम था लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन। और प्रोफेसर यशपाल ने जो एक मंत्र दिया, जो हम लोगों की मीटिंगों में बार बार वो करते थे, वह यह कि किताब ऐसी बनाओ कि बच्चों को समझ का चस्का लगे, उसको जानकारियां मत भरते रहो, उसको समझ का चस्का लगना चाहिए, उसको मजा आना चाहिए। तो यह टेक्स्ट बुक बनाने की बिल्कुल एक नई दृष्टि थी, जो स्कूली टेक्स्ट बुक बनाने की, जिसमें सरकार आपसे 10 हाथ दूर थी, सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही थी, सारा कुछ आप फैसला कर सकते थे। और आप लोगों ने जो सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान की किताबें बनाई, वो किताब बिल्कुल अलग ढंग से बनाई, बल्कि आपने उस विषय का नाम बदल दिया। पहले उस विषय को सिविक्स कहा जाता था, आपने नाम बदला। ऐसा क्यों किया आपने? जी, ये पहली बार हुआ कि 9वीं और 10वीं कक्षा में सिविक्स जो था वो हटाकर उसके जगह राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, इस नाम से किताब लाई गई। उसके पीछे विचार जो था वो यही था कि सिविक्स ये ज्यादा करके एक प्रकार के कॉलोनियल थिंकिंग का नमूना है कि जिसमें हमें अच्छा नागरिक बनाना, ये शिक्षा का, खास करके सिविक्स की शिक्षा का उद्दिष्ट रहता है। उसकी जगह हम चाहते थे कि अब जमाना संविधान का है, तो संविधान के जरिए किस तरह का जनतंत्र हम चाहते हैं, दुनिया भर में किस तरह ये जनतंत्र का विकास हुआ है, जनतंत्र में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, ये सब सवाल किताबों में आना चाहिए। और आप अगर देखेंगे तो 9वीं और 10वीं कक्षा में हमने जनतंत्र की बात की है, बाकी कुछ भी नहीं किया है। आप ये समझिए कि सारा राजनीति विज्ञान हमने जनतंत्र के विचार के फ्रेमवर्क में इन 2 किताबों में 9वीं और 10वीं कक्षा में स्कूल के बच्चों के सामने रखा है। विचार ये है कि 10वीं के बाद कई स्टूडेंट्स राजनीति विज्ञान, संविधान, इन बातों का अध्ययन करते ही नहीं है। तो यही समय है और यही मौका है जब उनको हमारे समाज के बारे में, हमारी राजनीति के बारे में और दुनिया भर की राजनीति के बारे में क्रिटिकल थिंकिंग का एक नमूना हम दे सके। इसलिए हमने ये बदलाव किए थे। और
जो फीडबैक बाद में हमें स्टूडेंट से मिलते रहे, मैं कह सकता हूं कि 11वीं 12वीं से ज्यादा 9वीं 10वीं की कक्षा के स्टूडेंट्स इससे बहुत एक्साइटेड रहे, क्योंकि पहली बार उनको कोई क्या कह सकते हैं, रीडिंग और समझने वाले नागरिक के तहत देख रहा था और बता रहा था कि देखो दुनिया में क्या हो रहा है, देखो ब्राजील में क्या हो रहा है, साउथ अफ्रीका में क्या है, और उसके बाद बता रहा था कि हमारी जनतंत्र के सामने क्या चैलेंजेस है। ये सब 9वीं और 10वीं कक्षा में लाना, ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, जो इन किताबों की वजह से संभव हुई। म्यूट हो गए आप। ओह सॉरी। तो प्रोफेसर देखिए, पार्शिकर सरकार आपने ने जो हमें म्यूट किया है, आपको म्यूट करने होने की जरूरत नहीं खुद ही। जी नहीं, वो आदत बन जाती है ना म्यूट रहने की, तो फिर म्यूट करते रहते हैं हम। तो लोग भी बताते हैं। अभी मुझे प्रोफेसर पलशीकर एक जी, तो आप प्रोफेसर पलशीकर मुझे को सुन रही थी अनीता। आप उसमें कुछ जोड़ना चाहेंगी, कुछ और बात कहना चाहेंगी आप प्लीज? जी जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोग जो एनसीईआरटी में 2005-6 की बात कर रहे थे कि देश में पहली बार ऐसे हुआ, मैं थोड़ा-सा इसको सही परिप्रेक्ष्य में रखना चाहती हूँ कि देश में 1970-80 के दशक में मध्य प्रदेश में बिल्कुल ऐसा माहौल था, जहाँ सरकार ने इस तरह से पूरी मतलब एक एकेडमिक ग्रुप को काम करने के लिए पूरी फ्रीडम दिया छूट था, दी। इस तरह की छूट दी थी कि वो चाहे विज्ञान की बात कर रहे हैं, चाहे वो सामाजिक अध्ययन की बात कर रहे हैं, कैसे इसमें इस तरह की प्रणाली, इस तरह की पूछने की, सोचने की, क्रिटिकल पेडागोजी की, मैं क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल पेडागोजी को दो अलग तरह से देखती हूँ। केवल थिंकिंग की बात नहीं है, पेडागोजी में न्याय की बात है, सामाजिक न्याय की बात है, और इसलिए वो जनतंत्र के लिए हमारे लिए और भी जरूरी है। तो वहां भी सामाजिक अध्ययन की किताबें क्लास 8वीं तक बनी थी, 6वीं से 8वीं, और विज्ञान की किताबें भी 8वीं तक बनी थी, और बिल्कुल छूट से और बिल्कुल इस तरह की प्रक्रिया और इस तरह देश भर के अकादमिक लोग कई यूनिवर्सिटीज से जुड़े थे, चाहे वो सामाजिक अध्ययन के हो, चाहे वो विज्ञान के, बिल्कुल ऐसे ऐसे बॉम्बे टीएफआर, कानपुर आईआईटी, कहाँ से लोग आए थे, और बहुत एक इस तरह की प्रक्रिया हुई थी। आप दरअसल मुझे लगता है कि आपको ये बताना चाहिए कि उसमें होशंगाबाद विज्ञान अभियान था, या जो कार्यक्रम था, उससे जी जुड़े हुए मित्रों जी की भी भूमिका थी, और सरकार ने उनको शामिल किया था। और होशंगाबाद में और एकलव्य में उसके बाद स्कूली शिक्षा को लेकर बहुत नए प्रयोग हो रहे थे। और ये कहा जा सकता है कि 2004-5 में जो पाठ्यचर्या की प्रक्रिया बनी, उस पाठ्यचर्या की प्रक्रिया के पास एक पृष्ठभूमि थी, और वो पृष्ठभूमि होशंगाबाद, एकलव्य, उसके अलावा जो दूसरी जगह शिक्षा को लेकर विचार हो रहे थे, उन विचारों की थी। और वो विचार हो रहे थे उस समय जो राष्ट्रीय स्तर पर एक आम समझ थी, उसकी आलोचना करते हुए वो विचार विकसित हो जी। रहे थे। और इसमें दो चीज, एक कि यूनिवर्सिटी और स्कूल का क्या संबंध हो। तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले लोग, अकादमिक लोग, कैसे स्कूल के साथ मिलकर और भागीदारी के साथ, ये नहीं कि सिर्फ एक्सपर्ट्स की तरह, कैसे वो, उनकी क्या भूमिका रहती है, और इसलिए स्कूली जो पाठ्यक्रम बनता है वो और कैसे ज्यादा उसको सही किया जा सकता है और उस गहराई में जाया जा सकता है। तो और टीचर्स की उसमें भूमिका क्या होती है, टीचर्स कैसे और ज्यादा उनकी उनकी जो उनका योगदान और फिर उनकी अपनी समझ उसके साथ कैसे जुड़ती है और वो भी और गहरी होती है। तो ये एक बहुत ही हमारे सामने जीवंत मॉडल था। प्रोफेसर यशपाल खुद वहां आते थे और खुद उनकी समझ शिक्षा के बारे में उसी दौरान बनी थी। तो इसलिए ये कहीं हवा से नहीं आया था कि ये एक कमेटी ने कह दिया और फिर 2005 में एकदम ऐसी समितियां बन गई। इसका एक लंबा इतिहास था, अनुभव था, और इससे बहुत, इसकी सीख थी, बहुत कुछ सीखा गया था।
तो ये मैं कहने की कोशिश इसलिए कर रही हूँ क्योंकि शिक्षा में बदलाव जो है वो कोई भी बदलाव तुरंत कुछ हफ्तों में, महीनों में, एक साल में नहीं आता है और नहीं आ सकता है। और खासकर नॉलेज, जहाँ नॉलेज गढ़ा जा रहा है और जहाँ प्रैक्टिस हो रही है, जो जमीनी स्तर पे स्कूल चल रहे हैं, टीचर्स हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता। आप कितने भी अच्छे सक्षम प्रोफेसर्स को बिठा के कह दें कि आप ये एक पाठ्यक्रम बना दें, तो उसमें भी शायद वो बात नहीं आएगी जो अनुभव और अभ्यास और जमीनी स्तर पे और बहुत ही वंचित स्कूलों में, बहुत गांव के सुदूर स्कूलों में, जरूरी नहीं कि शहरी, क्योंकि तभी मैं कह रही हूँ अलग अलग तरह के संदर्भ कैसे आते हैं और फिर पाठ्यक्रम बनता है, उसका बहुत लंबा इतिहास था। तो ये मैं सिर्फ सामने लाना चाह रही थी। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक किया कि यह बात आपने कही। 2004-5 की जो प्रक्रिया थी स्कूली पाठ्यचर्या की, मैं सिर्फ यह कहने का प्रयास कर रहा था कि जिसे राष्ट्रीय स्तर पर कहते हैं, वह हाँ राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार इन सारे अनुभवों का को एक साथ जी लाया गया। और इसको लेकर जी परेशानी भी थी, अगर आपको याद हो, उस वक्त जिन्हें सिस्टम के लोग कहते हैं, यानी जो ये मानते थे कि ये तो हमारा धंधा है पाठ्य पुस्तक बनाना, इसमें ये कौन लोग आ गए, ये होशंगाबाद के लोग आ गए, ये प्रोफेसर सुहास पलशीकर यहाँ क्या करेंगे, है ना, रामचंद्र गुहा क्या करेंगे, प्रोफेसर प्रताप भानु मेहता क्या करेंगे। अ, आप गणित में और विज्ञान में बहुत सारे लोगों को लेकर आए जिनको कहा जा सकता है कि वो इस धंधे के लोग नहीं थे, यानी सिस्टम के लोग नहीं थे, सिस्टम के बाहर के लोग थे। तो उससे एक नई ऊर्जा पैदा हुई, इस पूरी प्रक्रिया में एक उत्तेजना पैदा हुई। अ, ठीक उसी समय एक एक छोटी सी लेकिन एक और प्रक्रिया चली थी सन 2000 से 2004 के बीच, वो एससीईआरटी दिल्ली में चली थी, जो जानकी राजन ने चलाई थी, और उसमें भी उन्होंने अपने स्तर पर यह प्रयास किया था। चूंकि समय बहुत कम था तो उसमें उतना परिष्कार नहीं था, गहराई नहीं आई थी, लेकिन उसकी दिशा वही थी। तो आप ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि 2004-5 के प्रक्रिया को यह नहीं मानना चाहिए कि ये कुछ बुद्धिमान लोग कमरे के अंदर इकट्ठा हो गए और उन बुद्धिमान लोगों के दिमाग की यह उपज हुई, बल्कि हाँ, एक केरल में बहुत काम हुआ था। केरल में सबसे ज्यादा सुदृढ़ अगर काम हम देखें तो खासकर पहली से 8वीं के पाठ्यक्रम और ज्यादा जरूरी उसका मूल्यांकन, असेसमेंट, ये प्रक्रिया सबसे अच्छा काम केरल में हुआ था 1990 के दशक के अंत में, 2000 में डीपीपी में, राजस्थान में हुआ था, कर्नाटका में नल्लीकल्ली हुआ था। तो बहुत तरह के स्टेट्स में जिस तरह से काम हुआ था, जो जमीनी स्तर पे हुआ था, और एक बदलाव लाने की जो कोशिश थी, वो सब राष्ट्रीय स्तर पर वो अनुभव सामने आए थे, साथ आए थे। हाँ, आपने प्रोफेसर पालशेकर ये कहा था कि हमने सिर्फ पाठ नहीं दिए थे, आप लोगों ने अपनी किताब में 2 चरित्रों को भी लाया था, जो कार्टून के चरित्र थे। आपको याद होगा, जो थोड़ी मुश्किल जी पैदा जी करते रहते थे, कुछ सवाल करते रहते थे, और छात्र-छात्राएँ अपने आप को उनसे जोड़ सकते थे। इस तरह के प्रयोग दूसरी पाठ्य पुस्तकों में भी किए गए। फिर आपने यह भी कहा कि हम जितना है, सिर्फ उतने तक नहीं कर रहे हैं, हम ये भी बता रहे हैं, यहाँ भी देखो, इसको भी देखो। जैसे अभी कार्यक्रम शुरू होने के पहले मौली ने हमें कहा कि आपको यह भी देखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक में इन्होंने जो एल्सवेयर एक सेक्शन रखा था, एल्सवेयर यानी दूसरी जगह पर यह है, तो इन तमाम जगहों को भी आप देखिए, सिर्फ यहीं तक मत रहिए। तो यह जो एक प्रयास किया गया, जिसमें आपने कहा कि इस पाठ्य पुस्तक की ज़िल्द के बाहर भी कुछ है, जिसको आपको देखना चाहिए, और यह पाठ्य पुस्तक कोई एक ऑथोरिटेटिव वॉइस या ऑथोरिटेटिव नॉलेज आप पर इम्पोज करने की, लागू करने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि आपको ये कह रही है एक स्रोत है, दूसरे भी स्रोत हैं। अब आपको यह मालूम ही होगा प्रोफेसर पर्सिकर कि एल्सवेयर वाला जो वो पूरा हिस्सा है वो हटा दिया गया है, ऐसा मुझे मौली ने बतलाया पाठ्य पुस्तकों को देखकर। तो आप क्या कहना चाहेंगे, एल्सवेयर क्या एक्स्ट्रा था, और एक्स्ट्रा होने के चलते वह डिस्पोजेबल था, उसको हटाया जा सकता था, क्या कहेंगे?
देखिए, इस तरीके से अगर देखें तो एल्सवेयर ही क्यों, बाकी कई चीजें इसमें ऐसी लगेगी कि जो एक्स्ट्रा है। मतलब जो थिंकिंग रहता है कि टेक्स्ट बुक में क्या होना चाहिए, तो एक टेक्स्ट होना चाहिए, कुछ सवाल होने चाहिए, कुछ फोटो होने चाहिए। उसके आगे चल के जिसका जिक्र अभी भी हुआ, एकलव्य का आपने भी जिक्र किया। एकलव्य में काम करने वाले एक नौजवान संशोधक हमारे साथ थे, तो उनके साथ और बाकी उनके साथ जो नौजवान एजुकेशनिस्ट थे, उनकी वजह से मेरे ख्याल से हमने ये जो प्रयोग है, विभिन्न एक्सपेरिमेंट्स है, वो करने का साहस किया। और मुझे लगता है कि बाद में मुझे ऐसा लगने लगा कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके बजाय ये जो एक्स्ट्रा आप कह रहे हैं वही ज्यादा एक्सप्रेसिव है, आर्टिकुलेट है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी चीजों को एक्स्ट्रा देख के हटाना ये बहुत अच्छी बात हुई है। और मुझे पता है कि इसको कई लोग बोझ समझेंगे, इसको कई लोग ऐसा भी समझेंगे कि इससे बच्चों पे ज्यादा बर्डन हम डाल रहे थे। लेकिन सवाल बर्डन का नहीं था, सवाल ये जो थिंकिंग है वो वाइडन करने का, उसकी कक्षा बड़ी करने का सवाल था। और वो अब अगर हम कम करना चाहते हैं, हम सब अगर ये चाहते हैं कि सिर्फ एक ही चीज बताई जाए, दो ही चीजें बताई जाए, तो जाहिर है कि ये बाकी चीजें एक्स्ट्रा बनेगी और वो चली जाएगी। आनंद इस बात का है कि इसके आगे जो टेक्स्ट बुक्स नई सरकार, आपकी सरकार तैयार करेगी, उनको प्रोडक्शन और पीडागॉजी, इन दोनों बातों में ये जो आज की किताबें थी उनसे कॉम्पीट करना पड़ेगा। और वो कंपटीशन तो बिल्कुल रहेगी और उनको इसका जिक्र करना पड़ेगा, उसका विचार करना पड़ेगा। मैं आपसे यह भी जानना चाहूँगा कि हम लोग इसके पहले ये बात कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा हम लौटना चाहते हैं वहाँ पर, और आप दोनों से। मैंने ये शुरू में प्रस्तावना में बतलाया था कि कुछ खास उलझन जनतंत्र शब्द को लेकर लगती है। जैसे स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी शीर्षक को बदल दिया गया, तो इस डेमोक्रेसी शब्द को लेकर उलझन लगती है। वैसे जन आंदोलनों का जिक्र हटा दिया गया है, जो जन आंदोलन 1947 के बाद हुए थे, जो सरकार के विरोध में हुए थे, लेकिन जो जरूरी नहीं है कि सरकार के विरोध में हो, जो अलग प्रकार के मास मूवमेंट्स थे या सोशल मूवमेंट्स थे, उन सब का जिक्र हटा दिया गया है। तो यह खासकर राजनीति शास्त्री होने के चलते आप सोशल मूवमेंट्स, प्रोटेस्ट मूवमेंट्स, इन सब को किताबों में दे रहे हैं और अब उनको हटा दिया जा रहा है। तो इससे किस प्रकार के का जनतांत्रिक बोध या डेमोक्रेटिक सेंसिबिलिटी बची रहेगी, उसको इनकलकेट करने में कितनी मदद मिलेगी, नहीं मिलेगी? देखिए, सिर्फ अगर पॉलिटिकल साइंस के बारे में सोचा जाए तो मुझे लगता है कि दो अप्रोचेस है। एक तो ये है कि जो एक्चुअल पॉलिटिक्स चलती है, राजनीति चलती है, प्रोसेस, वो स्टूडेंट्स के सामने रखी जाए और उसके बारे में कौन से सवाल पैदा होते हैं ये उनको बताया जाए। दूसरा अप्रोच ये रहता है कि राजनीति के बारे में ना बताते सिर्फ इंस्टीट्यूशंस का एक ब्यौरा दिया जाए, और इसीलिए अब उसको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रक्चर, फंक्शंस, इनके प्रिजन में बंद किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये एक अप्रोच है और वो अब बदल रहा है, और सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के बारे में जितना फ्रोजन नॉलेज हो उतना दिया जाए, ऐसा मुझे लगता है कि ये अप्रोच रहेगा। दूसरी बात जो है वो ये है कि जनतंत्र की जो समझ है हमारी, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पहले हम जनतंत्र को अगर सिर्फ ये मानते रहे कि संविधान होना और सब लोगों को वोट देने का अधिकार होना, इससे जनतंत्र आता है, तो उसके कई पादान आगे चल के अब हम ये समझ पाए हैं कि हमारी नेशनल मूवमेंट जिस तरह की एक मूवमेंट थी, उसमें भी जनतंत्र की अवधारणाएं थी। इसलिए बाद में भी सोशल मूवमेंट्स जो है उनको हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से अलग करके
सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को जनतंत्र मान नहीं सकते हैं, मान के चल नहीं सकते हैं। अब ये सब उल्टा हो रहा है। मेरे ख्याल से अब जो नए किताब आएंगे उनमें जो एम्फोसिस होगा वो बेसिकली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और उसकी हिस्ट्री, फिर भी ना कि प्रोसेस, इस पे रहेगा। तो ये मेरे ख्याल से जिस तरह हिस्ट्री में हो रहा है उसी तरह राजनीति विज्ञान में होगा, उसी तरह समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी में होगा कि सब्जेक्ट की अवधारणाएं बदलेगी, सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करेगी उसके बारे में जो विचार है वो बदलेंगे और हम 10 कदम पीछे जाएंगे। अनीता, ये जो पाठ्य पुस्तक को लेकर एक हमेशा चिंता रहती है, या खासकर भारतीय जनता पार्टी का ऑब्सेशन आप कह सकते हैं, पाठ्य पुस्तक ग्रस्तता मैं कहता हूँ उसको, वो पाठ्य पुस्तक से ग्रस्त रहती है भारतीय जनता पार्टी, सपने में भी उसको पाठ्य पुस्तकें दिखती हैं। तो 1977 में रामशरण शर्मा की किताब जलाई, ये कह के कि भाई उसमें जो प्राचीन इतिहास है हमारा वह हमारे अनुसार नहीं है, और अगर पाठ्य पुस्तक को छोड़ दें तो दूसरी किताबों को भी जलाना और ख़त्म करना वह एक मसला है। लेकिन पाठ्य पुस्तकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी, जो कि जिसे आप एक विचारधारात्मक सरकार कह सकते हैं, दूसरे देशों में भी ऐसा देखा गया है कि पाठ्य पुस्तकों का विवाद रहा है। हम अमेरिका में उसकी बहसें पढ़ते रहे हैं, वो बहसें अनेक प्रकार की नहीं, इतिहास में भी रहा है। तो प्रोफेसर पलशीकर ने पहले कहा कि दो तरह से किया जा सकता है। एक, कि आप दरअसल एक ऐसा व्यक्ति चाहते हैं नागरिक के रूप में जिसके दिमाग को आप नियंत्रित कर लें, उसको काबू में कर लें, कब्जे में कर लें, और दूसरा जिसको आप खुला छोड़ें कि वो अपने फैसले कर सके। यह एक नजरिया है। लेकिन जो बहसें दुनिया में हैं पाठ्य पुस्तकों को लेकर, इस प्रकार की विचारधारात्मक, आप कुछ हमें उसके बारे में बताएं। और जी, तो पाठ्य पुस्तक में जैसे आपने कहा सही है कि दो तरह की हो सकती हैं। ये भी होता है एक कि जो स्टेटस को है उसी को कायम रखो, और दूसरा होता है कि आप शिक्षा के माध्यम से और पाठ्य पुस्तक के माध्यम से क्या बदलाव का सोच सकते हैं या नहीं, बदलाव ला सकते हैं कि नहीं। और इसके लिए दिमाग को खुला रखो, नहीं, इसके लिए दिमाग को तैयार भी करो अगर बदलाव भी लाना है, और विमर्श और समीक्षा करने की प्रक्रिया को भी आपने पनपने देना है और उसको तैयार करना है, उसके लिए जमीन तैयार करनी है। तो आपकी काफी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप किस तरह से लिख रहे हो। और जैसे अभी बात आ रही थी, अगर आप केवल एक प्रौढ़ की तरह बस अपनी सिर्फ जानकारी, विषय, ये सब देते जाओगे तो बहुत ज्यादा सोचने में मदद नहीं होगी और बहुत बदलाव लाने की प्रक्रिया कमी हो सकती है उससे। तो जैसे आपने कहा, अभी तक मतलब अभी भी जैसे साइंस की पुस्तकों को लेकर अमेरिका में हमेशा, और अभी भी चल रहा है कुछ स्टेट्स में, कि आप डार्विन को नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि अगर आप डार्विन, जिन्होंने कहा था कि कैसे मतलब इंसान किस तरह से इंसान बने हैं, और ये नहीं कि इंसान सिर्फ एक प्रोग्रेसिव स्पेसिमन है कि भाई बाकी जो है वो निम्न स्तर के जीव है और इंसान ही सबसे ज्यादा डेवलप विकसित जीव है, ऐसा नहीं, पर उसकी समझ कैसे बनी थी और कहाँ कहाँ उन्होंने जाके दुनिया के और किस किस इलाकों में जीवों की का अध्ययन किया था जिससे कि उनकी समझ बनी थी। वो सिर्फ जहाँ बैठे हैं इंग्लैंड में सिर्फ वहां नहीं किया था। तो कई, क्योंकि लोगों को लगता है कि उनके धार्मिक जो उनके अपने विचार हैं, जो उनकी मान्यताएं हैं, उससे वो मेल नहीं खाता है। तो इसलिए उनको लगता है नहीं, कि डार्विन अगर आप पढ़ाते हैं तो फिर सवाल उठता है कि हम लोग के कहाँ से आई ये, हम लोग बने कहाँ से, और लाइफ जो है वो कैसे आई है, तैयार हुई है। तो इसलिए बहुत सालों से, मतलब ये तो अब 200 साल से वैज्ञानिक सोच और धार्मिक सोच
में कई बार इस तरह से टकराव आए जिनके बारे में हम जानते भी हैं। वैज्ञानिकों को भी चुप कराया गया है और फिर कैसे वैज्ञानिकों ने भी किस तरह अपने काम को चालू रखने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए, अपनी भाषा को पर्सनल भाषा ना रख के, फर्स्ट पर्सन ना रख के थर्ड पर्सन में किया कि ये देखा गया। और तो ये काफी बदलाव आए हैं जिसको हम समझते भी हैं, पढ़ते हैं और आगे हम इसकी चर्चा करते हैं अपने छात्रों के साथ। पर डार्विन को लेके आज भी ये है कि अगर आप डार्विन को पढ़ाएंगे तो साथ फिर आप क्रिएटिव डिजाइन की थ्योरी भी पढ़ाइए, कि दो थ्योरीज हैं, दो तरह से समझा जा सकता है कि भाई कैसे जो जीवन है, लाइफ है, क्या उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो अब ये भी चल रहा है और एक दो स्टेट्स हैं जो बार बार इससे प्रभावी होते हैं और फिर साइंस टीचर्स को कहा जाता है कि आप केवल ये नहीं पढ़ाओ, आप दोनों चीजें पढ़ाओ। किताबें, सबसे जो पॉलिटिक्स है किताबों की वो ये है कि जब पब्लिशर्स, प्राइवेट पब्लिशर्स होते हैं तो वो अपना मुनाफा देखते हैं और वो देखते हैं कि कितनी बड़ी मार्केट है। वो ये नहीं देखते कि सिर्फ एक स्टेट या दो स्टेट, वो पूरा देश और देश ग्लोबली कितनी वो किताबें बेच सकेंगे। तो वो सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं कि जिसको वो समझते हैं विवादास्पद बात, कोई ऐसी बात उसको ना रखे। तो कई चीज जो कल्चरली जरूरी है उस इतिहास के साथ वो हट जाती है। कई चीज ऐसे जहां उनको डर होता है कि ये इसमें विवाद हो जाएगा, वो भी चीज नहीं रखती। तो इसलिए वो काफी सैनिटाइज्ड किताब हो जाती है, जिसको हम कह सकते हैं कि बिल्कुल उसको आपने उससे कोई भी गुंजाइश हटा दी जहां बहस हो। तो ये एक प्राइवेट पब्लिशिंग का भी एक दबाव और उसकी भी पॉलिटिक्स है जो किताबों पर हावी हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें देखते हैं। अब अभी भी रेस थ्योरी, क्रिटिकल रेस थ्योरी पे सवाल उठ रहे हैं कि भाई आप इसको कैसे रेस के कॉन्टेक्स्ट को आप कैसे सामने लाते हैं। और अभी मैं कुछ एक इंटरनेशनल हैंडबुक में करिकुलम पे लिख रही थी जहां के मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे कहा गया कि हम कंट्रोवर्सीज पे ही, एक मैथमेटिक्स की हैंडबुक है जो मैथमेटिक्स कभी ना कोई सोशल बात को रखते हैं सामने मैथमेटिशियंस, ना कभी कंट्रोवर्सी को। ये पूरी हैंडबुक इस बार जब निकल रही है तो मुझे कहा गया कि हम कंट्रोवर्सीज पे ज्यादा हम इस टाइम हम ज्यादा ध्यान देंगे। और आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप जो चैप्टर लिखें वो इस पे लिखें कि क्या मैथमेटिक्स की का पाठ्यक्रम इंटरनेशनल होना चाहिए, क्या ट्रांसनेशनल होना चाहिए या नहीं, क्यों, और इसके पीछे किस तरह की समझ और स्कॉलरशिप है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये मेरे काम से भी जुड़ा था, मेरे अपने इंटरेस्ट से जुड़ा था। मगर यहाँ भी जब हम बात रखते थे कि मैथमेटिक्स के करिकुलम में हमको बहुत ज्यादा कई बार दिखता है कि जिस तरह उसका टेस्टिंग भी हो रहा है, जो संदर्भ भी लिए जा रहे हैं, इतिहास नहीं, संदर्भ जो लिए जा रहे हैं वो भी बहुत एक विकसित और श्वेत और मेल व्यू से आ रहे हैं। तो हम जब इस तरह से एग्जाम्पल्स भी लेते, जब लोग सवाल पूछ रहे हैं अफ्रीका से या सवाल पूछ रहे हैं इंडिजिनस नॉलेज का, तो जो एडिटर, सब एडिटर थे, उनको थोड़ी दिक्कत होती कि अरे मैथ्स में कभी ऐसी बात। तो मैं कह रही हूँ कि ये चीजें चलती हैं और अब लोग खुल के इन पे बातचीत कर रहे हैं, खुल के वो प्रेशर्स के साथ जूझ रहे हैं और कह रहे हैं अगर एजुकेशन फॉर ऑल हमारे लिए एक मैंडेट है, हम सभी के लिए शिक्षा, बराबरी की शिक्षा, सभी, और शिक्षा क्योंकि हर एक के अपनी जिंदगी से जुड़ी होती है, तो हम इन चीजों को सामने लाएंगे। और जो भी पाठ्यक्रम बनाएंगे, हमने जो गणित का पाठ्यक्रम एनसीईआरटी की पुस्तक में रखा था, प्राइमरी पुस्तक में, हमने एक ऐसी लड़की की जिंदगी और उसकी जीवंत अनुभव की रखी थी जो कबाड़ी की दुकान चलाती है और वो कहती थी कि मुझे गणित सबसे ज्यादा, मैं नफरत करती थी गणित से, पर आज वो गणित कैसे मेरे काम से और जिस तरह का मैं कारोबार कर रही हूँ उसमें कैसे काम आ रहा है। तो ये इसलिए ये मेरा ख्याल है ये संघर्ष तो रहेगा, कभी भी ये संघर्ष खत्म नहीं होगा कि सबकी जिंदगी और किस तरह का पाठ्यक्रम आए जिसमें विवादों को भी कैसे सामने रखा जाए और उस पर चर्चा हो खुलकर। अनीता ने अभी यह कहा कि पाठ्य पुस्तकों का अपना एक संदर्भ होता है।
उनका सामाजिक संदर्भ होता है, उनका ऐतिहासिक राजनीतिक संदर्भ होता है, और मुझे उस दौर की बहसें याद आ रही थी। और उसके बाद भी जब यह प्रस्ताव दिया गया प्रोफेसर पार्शीकर कि ठीक है, मान लीजिए इतिहास में स्थानीयता का रंग आएगा, अलग-अलग होगा, लेकिन कम से कम कुछ चीज़ों में वी शुड हैव वन नेशन वन बुक। तो यह ख्याल इस सरकार के आने के पहले भी आया था, और मुझे लग रहा है कि यह ख्याल अभी और पुख्ता किया जाएगा, जिसमें यह कहा जाएगा कि कम से कम कुछ चीज़ें तो हैं, जैसे गणित है, जैसे विज्ञान है, जैसे राजनीति विज्ञान भी है, आखिर उसमें हमें संस्थाओं के बारे में ही बताना है। तो हम अलग-अलग राज्यों को अलग-अलग किताबें क्यों बनानी चाहिए, जिसकी अभी इजाज़त है, यानी चूँकि शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो वह किताबें बना सकते हैं, अपनी किताबें बना सकते हैं। तो यह जो एक नज़रिया है, जिसमें आप विविधताओं को पाठ्यपुस्तक में नहीं लाना चाहते हैं, उस नज़रिए के बारे में आपकी क्या समझ है कि वन नेशन वन बुक, एक राष्ट्र एक किताब, है ना? क्योंकि मुझे यह उस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। बल्कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो अभी आया है वो तो यही कह रहा है। वो तो पूरा 625 पेज का एक दस्तावेज है जो बारीकी से क्लासरूम के अंदर कितने मिनट की असेंबली होगी स्कूल में, क्या होगा, पूरी निर्देश उसमें, पूरा दस्तावेज वही है। जो कि पाठ्यक्रम बनाना तो कोई सरकार का सेंट्रल केंद्रीकृत काम था ही नहीं। जी, प्रोफेसर पालशेखर, आप इस पे क्या नहीं, कहें? ये जवाब तो अनिता जी ने ऑलरेडी दिया है मेरे ख्याल से, और मैं समझता हूं कि इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है। वो ये है कि आज जिस राजनीतिक दल का सरकार है, उनका ओवरऑल थिंकिंग एक होमोजेनाइजेशन, सब देश को एक सिमिलर बनाने का, यूनिफॉर्म बनाने का रहा है सब बातों में। तो टेक्स्ट बुक के बारे में तो बिल्कुल रहेगा, क्योंकि जैसा हमने पहले भी कहा, टेक्स्ट बुक्स ये कंट्रोल के लिए उनको बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम देखें, हमारी बहस में भी ये मुद्दे आ गए कि जैसे मध्य प्रदेश का मुद्दा आ गया था, केरला का जिक्र किया अनिता जी ने, तो जो अच्छे प्रयोग हुए हैं वो स्टेट्स में हुए हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ डाइवर्सिटी होनी चाहिए इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए भी कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स, ऐसे अच्छे प्रयोग स्टेट्स से हो सकते हैं, इसलिए भी टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन का जो काम है, करिकुलम डेवलपमेंट का जो काम है, वो सिर्फ एक संस्था सब देश के लिए काम करने वाली हो, ये बहुत अच्छा मॉडल नहीं रहेगा। जब हमने एनसीईआरटी की किताबें बनाई, तब भी हम ये चाहते थे और आज भी चाहते हैं कि वो किताबें देखकर उससे अलग और उससे बढ़िया किताबें अगर किसी स्टेट में बने, तो उससे शिक्षा की जो प्रोसेस है वो और समृद्ध हो जाए। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं, जिस दिशा में हम जा रहे हैं, ना कि सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में, बल्कि सभी क्षेत्रों में, वो हम यूनिफॉर्मिटी की, डाइवर्सिटी के खिलाफ जाने की और होमोजेनाइजेशन की दिशा में जा रहे हैं। अगर टेक्स्ट बुक्स के बारे में और करिकुलम के बारे में भी वही हुआ, तो उसमें बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन वो चिंता की बात जरूर रहेगी। जी हाँ, इस चिंता को लोग समझ पाएँ, और सरकार जो कर रही है उसे देख पाएँ, और इसको सिर्फ इस तरह से ना देखें कि पाठ्य पुस्तकों में सरकारों की पसंद चलनी चाहिए। इतनी देर जो हम लोग बातचीत कर रहे थे वो यह था कि सरकारों को इसका अधिकार नहीं मिलता है, और वह ये जो किताबें थी ये बतला रही थी कि क्यों न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के आधार पर अगर आप सरकार में आ गए तो उसी को जनतंत्र नहीं कहेंगे, जिसको प्रोफेसर पालशेखर कह रहे थे कि किताबें ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि जनतंत्र दरअसल दूसरी बहुत सारी प्रक्रियाओं से बनता है। वो सिर्फ चुनाव के ज़रिए एक संख्या बल हासिल करके आप अपनी बात लोगों पर लाद दें, यह अधिकार आपको नहीं मिलता है। इसलिए यह तर्क भी नहीं चलेगा कि भई चूँकि सरकार उनकी है, इसलिए किताब वो अपने अनुसार बनाना चाहते हैं, तो उनको किताब बनाने दी जाए।
इसका मतलब है कि हम अपना एक अधिकार सुपुर्द कर रहे हैं सरकार के हाथ में, जिस पर इतनी देर तक हम लोग चर्चा कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सुहास पर्शिकर, नमस्ते। सर अनीता रामपाल। मुझे उम्मीद है कि यह बहस और आगे चलेगी और हम लोग अभी जो नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का प्रारूप आया है उसको देखकर भी उस पर हम बात कर पाएंगे, क्योंकि जैसे नई शिक्षा नीति पर बहस प्रायः सतही रही है, उस तरह नई पाठ्यचर्या पर नहीं रह जाए और वह आज की परिस्थिति से कैसे जुड़ रही है उसको भी हम देखने की कोशिश करें। तो मसला सिर्फ ये नहीं है कि मुगलों का जिक्र हटाया जा रहा है या उनकी जगह कम की जा रही है। हम अपने चारों तरफ निगाह उठाकर देख सकते हैं कि इमारतों के नाम बदले जाना या सड़कों का नाम बदला जाना या शहरों का नाम बदला जाना, तो यह किताब में जो डी इस्लामाइजेशन की प्रोसेस चल रही है या प्रक्रिया चल रही है, वह प्रक्रिया जीवन के दूसरे हिस्सों में भी चल रही है। तो पाठ्य पुस्तकें इस तरह जीवन का हिस्सा ही हैं, उनसे अलग नहीं। इस रूप में आप इस पर विचार करें। आपसे फिर अगली कड़ी में मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सुहास पर्शिकर और प्रोफेसर अनीता रामपाल। शुक्रिया। शुक्रिया अपूर्वानंद जी। नमस्ते। जी जी।